बहू जैसा प्यार नेहा, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दे पाऊंगी। रहकर होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बार बार वार कर रहे थे। आज मुझे देखने सुरेश के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। सुरेश और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। सुरेश की जॉब इंदौर में थी और मेरी बड़ौदा में थी। सुरेश मेरे बुआ जी के दूर के रिश्तेदार थे। बुआ जी फूफा सुरेश के और उसके परिवार की तारीफ करते नहीं थकते थे। सुरेश की मम्मी तो बुआ जी की तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर है। पति और बेटा दोनों इंजीनियर है तो जाहिर है पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना उन्हें आता ही नहीं। उलट उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। इतना पैसा होने के बावजूद खाना ने स्वयं बनाती हैं। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली सहायता ले लेती है। उनका मानना है कि खाना हमने स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण नहीं मिलते तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलने चाहिए, तभी सब वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब मैं बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो बात समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी से यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार करूँगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। बहू जैसा प्यार घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे फिल्मों की ललिता पावर टाइप की सास तो नहीं। यही ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। मेरा सिर्फ इस बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी वाले अच्छे होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी की ये शब्द, तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी, गूंजते रहा। इसी मन में ही मन डरी हुई रहती थी। मैं सुरेश से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सुरेश यह समझ बैठा कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूँगी कि मम्मी जी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, तो वे ललिता पवार नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि हर वक्त डरे रहते थे। सुरेश ने 2-3 बार पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नया घर है, नया वातावरण है, सब कुछ नया नया है, शायद मैं आपको एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की काट बैठ चुकी थी वो निकल नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना, शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रसित रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के पतीले में से दूध निकालने लगी। न जाने कैसे क्या हुआ कि मेरे हाथ से कढ़ाई बराबर पकड़ी नहीं गई और पतीला हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया। मैं इतनी डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि हर काम अच्छे से करूँगी, कहाँ ये दूध उसमें से खास दूध दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने की वजह से घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। पतीला गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से आवाज़ लगाई, नेहा क्या हुआ? मैं तो इतनी डर गई कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वे ज़रूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि
अब कल सुबह तक किसी को चाय नहीं मिल पाने वाली है। सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ और मेरे तरफ देखा और मैं बस फटने का इंतज़ार कर रही थी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये गुस्सा क्या बम फुसफुसा निकल गया। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं नेहा, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने जानबूझकर थोड़े गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा, मैं अभी पैकेट का दूध मंगा लेती हूँ। लेकिन आप ही ने कहा था कि आपने पैकेट का दूध नहीं लाते हैं। लाते तो नहीं है, लेकिन अभी तो चाय का एक तरह से नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसीलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का इस्तेमाल किया जाता है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव है शरीर के दृष्टिकोण से अच्छा रहता है, वो करना चाहिए। इसीलिए अपने पैकेट का दूध नहीं लेते, लेकिन एक आध बार कुछ नहीं होता। रोज़ रोज़ थोड़े ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं मन में सोचा कि फिजूल ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितने अच्छे हैं, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की तरह याद आई कि ये सब सोचते शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ये बात याद आते ही फिर से मन में डर समा गया। 2-3 बार इसी तरह की गलतियाँ हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है, सभी लोग पनीर की सब्ज़ी पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने पर पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठ गए तो जैसे ही पहला मुंह में निवाला लिया तो बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले, सब्ज़ी में नमक तो ज़्यादा है, आज डबल नमक है सब्ज़ी में। मैं तो घबरा गई। भगवान, अब ज़रूर मम्मी जी अपना बहु रूप दिखाएंगी। बहुत बड़ा भयानक तबाही होने वाला है क्या? यही सीख तो मम्मी जी प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। फिर ये क्या? मैं ये सब सोच रही थी कि इतने में मम्मी जी ने बोला, ये क्या हुआ? क्यों काँप रही हो? जाओ रिलैक्स करो। वो सब्जी मम्मी, सारी नमक डबल डल गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्ज़ी, दाल की चटनी, अचार है ना, खा लेंगे, तो घबरा मत। लेकिन आगे से सब्ज़ी बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कहीं खोई खोई रहती हो, डरी सी लगती हो, क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगे तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझे बताओ, समस्या का निदान मिल के करेंगे। इतने प्यार से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में लगा लिया। अब बात क्या है मम्मी? जब आप मुझे देखने आई थी तो बोला था कि मैं बेटी जैसा प्यार नहीं करूँगी, बहू जैसा ही प्यार करूँगी। तो मैं डर गई थी, इसलिए डरी डरी और सहमी रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप मुझे प्रताड़ित करेंगे, लेकिन यहाँ तो आपने मुझे प्यार दिया है। मेरी सोच से उल्टा हो रहा है। आपने तो प्यार ही प्यार दे रही हैं, समस्याएं आने पर हमें प्यार से समझा रही हैं। मुझ पर नाराज़ होने का कोई मौका ही नहीं आ रहा है। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई इसी घबराहट के कारण हुई है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सास का रूप नहीं दिखाया। बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसा कहने पर भी ऐसा आज तक अपना सास का रूप नहीं दिखाया, मुझे डांटा भी नहीं। फिर भी आपने ऐसा क्यों कहा? आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता कि तेरे साथी क्या बात करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर सुन ले,
मेरी माँ अपनी बेटी से कहते सुना है कि जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं। इसका तो मतलब ये हुआ कि हम बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बहू से कहते हैं कि तुम्हें बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार करेंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए बेटे को बेटा जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे को ये नहीं कहते कि हम तुम्हें बेटी जैसा प्यार करेंगे, तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते। मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करूँगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल में लगा लगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं मैं सचमुच में फिल्मों की तरह ललिता प्रचार बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। दोस्तों, अगर इस कहानी में आप पसंद आए तो शेयर और लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।